हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के पॉलिटिकल साइंस के, जो कि ये चैप्टर जो है वो सीयूईटी के सिलेबस में दिया हुआ है। और इस चैप्टर का नेम क्या है? साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, या फिर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के नाम से भी इस चैप्टर को हम जानते हैं। इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी कवर तो करेंगे साथ में एनसीईआरटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर मिल जाएगी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर फ्रॉम दिस वीडियो, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। नोट्स भी इसी वीडियो में मिल जाएंगे आपको इस चैप्टर के। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो आजकल बिल्कुल भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और जल्दी जल्दी लेकर आऊँ। ठीक है, अभी चैनल पे 622 सब्सक्राइबर्स हैं, अराउंड 622 या 23 के अराउंड जो सब्सक्राइबर्स हैं अभी चैनल पे। ठीक है, आपका टारगेट है कि नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले ये जो सब्सक्राइबर्स है ना वो 635 हो जाने चाहिए। बहुत बड़ी चीज नहीं कह रही हूँ मैं आपसे, आपके लिए बहुत छोटी चीज है ये। ठीक है, तो इतना भाई करवा देना ताकि मैं फटाफट से जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल लेकर आ जाऊं इसके बाद वाली पॉल साइंस के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फटाफट से। साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स रिवर्सल्स इन पाकिस्तान एंड नेपाल, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? पाकिस्तान और नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी रिवर्स कर रही थी। श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस रीजन पे वो देखेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स और एफर्ट्स देखेंगे कि साउथ एशिया में पीस कैसे स्टैब्लिश करी जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम पढ़ रहे होंगे, और इंडिया का रिलेशन उसके आसपास की कंट्री के साथ, उसके पड़ोसियों के साथ कैसे हैं ये भी देख लेंगे। सबसे पहला क्या है, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया है क्या, कौन सी कंट्री इसका पार्ट है, बिकॉज एमसीक्यू में ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारी की सारी कंट्रीज किसका पार्ट है? साउथ एशिया का। भूल मत जाना, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये जो 7 कंट्रीज हैं ये याद रहनी चाहिए अच्छे से। ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत अलग अलग है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमें क्या देखने को मिलता है? सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स देखने को मिलते हैं। और वहां पे अगर हम बात करें नेपाल में तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हुआ करती थी, फिर डेमोक्रेसी भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से वहां देखने को मिलता है। और भूटान और मालदीव्स की बात करें तो वहां पे भी डिफरेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो देखने को मिलता है। तो ये है सारी इंडिया के आसपास की, आस पड़ोस की कंट्रीज। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। जैसे ही पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, तो यहाँ के एक लीडर हुआ करते थे जनरल अयूब खान। ये यहाँ पे आते हैं इस टाइम पीरियड में पावर में, और अपने आप को कर लेते हैं इलेक्ट। देयर वॉज पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। तो जब ये यहाँ पे रूल करने लग जाते हैं और आ जाते हैं, तो इनके लिए ना जनता बड़ी इनसे परेशान होती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है, इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो इनके बाद कौन आता है? इनके बाद आते हैं जनरल याहिया खान। जनरल याहिया खान उस टाइम पीरियड में थे जिस टाइम पीरियड में बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था, जिस टाइम पीरियड में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, बांग्लादेश को हम लिबरेट करा रहे थे। तो 1971 की वॉर जब चल रही थी उस टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, और यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल जो है वो इस पे स्टैब्लिश कर देते हैं। अ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो। एक नई सरकार बनाई जाती है इसके बाद जुल्फिकर अली भुट्टो के गवर्नेंस के अंदर, 71 से लेके 77 के बीच में। इसके बाद कौन आते हैं? ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, अच्छे से याद होना चाहिए आपको जो मैं यहाँ बता रही हूँ। जनरल जियाउल हक जो है वो आते हैं 1977 में, और ये आकर भुट्टो गवर्नमेंट को पावर से हटा देते हैं। फिर जनरल जिया को यहाँ पे क्या फेस करना पड़ जाता है? इनको एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट यहाँ फेस करना पड़ता है जो 1982 से शुरू हो चुका था। एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी जाती है 1999 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की लीडरशिप के अंदर इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। शी हैड टू फेस, अब इनको क्या करना पड़ता है? ये जो बेचारी बेनजीर भुट्टो आई हैं यहाँ पे, इनको बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है पाकिस्तान की पीपल्स जो पार्टी है उससे। ठीक है, पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी है उससे बहुत ज्यादा इनको कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ता है। लेट मी करेक्ट हियर, ये क्या है भाई? ये है पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी है इससे इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ता है, और मुस्लिम लीग से भी। 1999 में क्या होता है? जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा देते हैं उनकी गद्दी से। 2001 में मुशर्रफ अपने आप को ही इलेक्ट कर लेते हैं प्रेसिडेंट की तरह, और 2008 में यहाँ पे फिर से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर्स हैं वो आने लग जाते हैं पाकिस्तान में।
देख रहे हो कितना अनस्टेबल रहा है यहाँ का माहौल, मतलब यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो आ रही हैं फिर जा रही हैं, आ रही हैं फिर जा रही हैं, और डेमोक्रेसी तो स्टैब्लिश हो ही नहीं पा रही है। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, इसके क्या फैक्टर्स हैं ये बताओ। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है यहाँ का वो है यहाँ की लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा फैक्टर है। डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री एंड क्लर्जी ग्रुप, जो मिलिट्री ग्रुप है, क्लर्जी ग्रुप है, उनकी डोमिनेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इंडिया के साथ। पाकिस्तान जो है ना, उसने क्या कर रखा है, प्रो प्रो मिलिट्री जो ग्रुप्स हैं उनको इतना ज्यादा पावरफुल बना रखा है। और इवन तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट तो मिलता ही नहीं है। डेमोक्रेटिक रूल की अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो यहाँ पे ये एनकरेज हो नहीं पाया। हमेशा ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिलिट्री रूल या सिविलियन रूल ही हमें देखने को मिलता है टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस, ताकि इनकी डोमिनेंस जो है वो चलती रहे। और डेमोक्रेसी को लेकर हमेशा प्रोटेस्ट तो होते हैं, बट कुछ टाइम बाद चीजें फिर से वहीं आ जाती हैं उसी ट्रैक पे, और मिलिट्री रूलर्स जो है वो पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं। तो देयर आर 3 फैक्टर्स याद रहने चाहिए, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, लैक ऑफ ट्रू इंटरनेशनल सपोर्ट। ठीक है, कि भाई इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, प्रो मिलिट्री ग्रुप्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से। आगे देखते हैं, ये कुछ-कुछ यहाँ पे लीडर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं अब बांग्लादेश में। पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, अब पाकिस्तान के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। ये एक टाइम पीरियड में पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था। 1947 से लेके 71 के बीच में ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। डोमिनेशन यहाँ पे किसकी देखने को मिलती है, हमें वेस्टर्न पाकिस्तान की देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वेस्टर्न पाकिस्तान था उसका कहना था कि भाई जो हमारे यहाँ सरकार चल रही है ना, वही सरकार आपके यहाँ चलनी चाहिए, वही रूल्स और रेगुलेशंस आपके यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हम अपने यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज जो थी उसको ये लोग इम्पोज कर देते हैं। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट, जो अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रही थी यहाँ पे बंगाली कल्चर ओल्ड लैंग्वेज को, इसके अगेंस्ट यहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमारे साथ सच में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो अब आते हैं यहाँ पे इनके लीडर बनके जो अवामी लीग से बिलोंग करते थे। कौन, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान आते हैं जो अवामी लीग से बिलोंग करते थे। इन्होंने सारी की सारी सीट्स जीत ली 1970 के इलेक्शन में, बट इनकी जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे वो चल नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा था, वेस्टर्न पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट। वेस्ट पाकिस्तान ने बोला कि हमारे यहाँ जो सरकार चलेगी वही आपके यहाँ चलेगी, हमें ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं कि डेमोक्रेटिकली रखो के आए हो आप या कैसे आए हो, जो हम हमारे यहाँ चल रहा है बस वही चलेगा आगे, ठीक है। अंडर द रूल ऑफ याहिया खान, याहिया खान के रूल में हमें क्या देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ट्राई करती है सप्रेस करने को। तो वो क्या करती है, याहिया खान का रूल चल रहा था उस टाइम पीरियड में, तो पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, बांग्लादेश के लोगों को सप्रेस करने की, दबाने की, रोकने की कोशिश करती है, और जिसमें हजारों लोगों को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा यहाँ के मार दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे इस पाकिस्तान को सपोर्ट करने का डिसाइड करती है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दैट पीरियड, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। तो ईस्ट पाकिस्तान को हम सपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं बांग्लादेश को, एंड हेल्प देम फाइनेंशियली मिलिट्रीली, हम उनको फाइनेंशियली भी और मिलिट्रीली भी हेल्प करते हैं, दोनों ही तरीके से। इसकी वजह से होता क्या है, जो होना था हो जाती है शुरू, वॉर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है वॉर शुरू दिसंबर 1971 में। एंडेड विद द सरेंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को हार माननी पड़ जाती है, पाकिस्तान कर देता है सरेंडर, और फॉर्मेशन किसकी होती है, बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो जाती है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, ठीक है। बांग्लादेश यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है। बांग्लादेश जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है, और किसमें फेथ डिक्लेयर करता है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म में अपना फेथ जो है वो दिखाता है, भरोसा अपना इनमें दिखाता है, ठीक है। इंडिया में भी यही प्रिंसिपल्स हैं जो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल रहा है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, वही इंसान जो अवामी लीग से बिलोंग करते थे, जो उस टाइम पीरियड में हमें अच्छे लग रहे थे बांग्लादेश के लिए, ही वॉज नॉट वेरी गुड पर्सन। उस टाइम पीरियड में तो हमें काफी अच्छे लग रहे थे, हमें लग रहा था कि भाई ये इंसान तो बहुत सही है यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए आवाज उठा रहा है, बट वो भी इतने अच्छे नहीं थे। पता है उन्होंने क्या किया बाद, उन्होंने कर दिया यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए। यानी अब शासन किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे ले आए, और जितनी भी पार्टीज थी उन सबको खत्म कर दिया एक्सेप्ट अवामी लीग। बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो अवामी लीग है वही यहाँ पे एक पार्टी बन के रहेगी, बाकी कोई भी पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। मुजीब को असैसिनेट कर दिया जाता है, और यहाँ पे मिलिट्री रूल जो है वो फिर से स्टैब्लिश हो जाता है जियाउर रहमान के अंडर। बस ऑल्सो इनको जियाउर रहमान आते हैं, अब ये भी वही काम करने लग जाते हैं, तो इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है, इनको भी मार दिया जाता है।
फिर मिलिट्री टेक ओवर होता है और फिर से लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। मास पब्लिक प्रोटेस्ट यहाँ पे इरशाद के अगेंस्ट चलने लग जाता है 1990s में। तो इनको यहाँ पे स्टेप डाउन करना पड़ जाता है, उतरना पड़ जाता है अपनी सीट से। और 1991 में इलेक्शंस कराए जाते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। तब से ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। और बांग्लादेश में इस तरीके का जो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आज के टाइम पीरियड में चल रही है, ठीक है। मोनार्की की बात करते हैं, मोनार्की और डेमोक्रेसी नेपाल। अभी हमने किस इसके बारे में पढ़ा, अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान के बारे में, अभी हमने पढ़ा बांग्लादेश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारे तीसरे पड़ोसी के बारे में जो है नेपाल। नेपाल जो था ना वो भी नेपाल भी जो है वो क्या है, एक हिंदू किंगडम है। वहाँ पे भी मतलब ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ लोग रहते हैं वो हिंदूज ही है इन द पास्ट, बट लेटर चेंज इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। बट बाद में ये किसमें बदल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में बदल गया इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी ईयर्स। तो हिंदू किंगडम था, एक राजा का रूल हुआ करता था और राजा जैसा बोलता था वैसा चलता था। बट लोगों ने बोला कि नहीं, राजा की पावर को लिमिट लगाना चाहिए, तो राजा की पावर को लिमिट लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेकर आ गए, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया और राजा भी एग्जिस्ट करता था। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड। तो राजा ने क्या कहा कि चलो ठीक है, मैं न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेडी हूँ, मैं आपकी डिमांड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ 1990 में। इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो था वो चल रहा था ड्यूरिंग 1990s के दौरान। जो माओइस्ट थे नेपाल के, उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी तरीके से बना लिया नेपाल के अलग अलग पार्ट में। 2002 में राजा को पार्लियामेंट को करना पड़ जाता है एबॉलिश और डिसमिस कर देता है वो गवर्नमेंट को। दस इससे क्या होता है, जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी, नॉमिनल डेमोक्रेसी बची हुई थी वो भी वहां पे हो जाती है खत्म। अप्रैल 2006 में देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। 2006 में, अप्रैल में 2006 में पूरी कंट्री में फिर से प्रोटेस्ट चालू हो जाता है कि भाई डेमोक्रेसी लेकर आओ नेपाल में। तो लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये, बिल्कुल यहाँ पे हिंसा नहीं हुई इस मूवमेंट में। यहीं पे ही 7 पार्टी अलायंस एसपीए जो है वो फॉर्म होता है और जो माओइस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी सारे हक पे साथ आते हैं। प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस जो थी उन्होंने अपनी सबसे पहली मेजर विक्ट्री अचीव कर ली जब राजा को यहाँ पे रिस्टोर करना पड़ जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी पार्लियामेंट को, और जिसको डिसॉल्व कर दिया गया था अप्रैल 2002 में, ठीक है। तो अब क्या होता है, 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है और क्या करता है, ये मोनार्की को एबॉलिश कर जाता है, ठीक है। 2015 में इन्होंने एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया। तो याद रहेंगी ये डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने किस के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। अब किसकी बारी है, हमारे चौथे पड़ोसी की जो है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका कहाँ एग्जिस्ट करता है भाई, इंडिया का मैप नीचे से ऐसा दिखता है कुछ और यहाँ पे ही श्रीलंका जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो श्रीलंका में यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो इंडिपेंडेंस के बाद से ही रही है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी रही है इंडिपेंडेंस के बाद से, वैसे श्रीलंका में भी रही है। बस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। 1948 से ही जब आजाद हुआ था श्रीलंका, तब से यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है। बट इट फेस द सीरियस चैलेंज, बट यहाँ पे सीरियस चैलेंज फेस करता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लीडिंग टू द डिमांड फॉर सक्सेशन बाय वन ऑफ द रीजन। इसकी वजह से क्या डिमांड उठती है कि भाई जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है वो चलने लग जाते हैं, अलगाववाद को लेकर आंदोलन जो है वो चलने लग जाते हैं। जैसे ही इसको आज़ादी मिलती है तो श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कुछ फोर्सेस जो थी वो डोमिनेट कर रही थी यहाँ की पॉलिटिक्स को, और वो पता है कौन थी, वो थी यहाँ की सिन्हला कम्युनिटी। देखो भाई श्रीलंका में दो तरह की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, एक तो सिन्हला कम्युनिटी है और एक जो है वो तमिल, जो तमिल्स हैं जो कि कभी उनके फोर फादर्स जो थे वो वहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे, जाकर रहने लग गए थे, तो वो लोग हैं, ठीक है। तो ये जो सिन्हला कम्युनिटी है ये यहाँ की लोकल कम्युनिटी है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो सिन्हला कम्युनिटी के पास है। पर डेमोक्रेसी जहाँ पे भी होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है ना कि चाहे कोई मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, हर किसी की बात जो है वो सुनी जाएगी। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं करते हैं ये लोग सिर्फ मेजोरिटी की ही बात सुनते रहते हैं, माइनॉरिटी को इग्नोर करते हैं। द सिन्हाला नेशनलिस्ट थॉट, इनको क्या लगता था कि जो श्रीलंका है वो श्रीलंकन लोग हैं वो क्या करें, वो यहाँ पे डोमिनेट करने चाहिए और वही लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजोरिटी में यही लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। 1983 के बाद से ही एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल लिटे को स्टैब्लिश कर लिया जाता है। कब स्टैब्लिश होता है, 1983 में। और ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये तब से ही फाइट कर रही है, आर्म्ड स्ट्रगल जो है वो चला रही है विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका। एंड क्या डिमांड कर रही है कि हमें क्या चाहिए, हमें तमिल ईलम चाहिए, एक तमिल स्टेट चाहिए या फिर एक सेपरेट तमिल जो कंट्री है वो चाहिए तमिल्स के लिए, ठीक है, श्रीलंका के अंदर।
तो लिटे जो है वो कंट्रोल करती है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो है श्रीलंका का, उसको कंट्रोल करती है। 1987 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, एक अकॉर्ड भी साइन किया श्रीलंका के साथ, और यहाँ जो जो ट्रूप्स थे हमारे, हमने उनको भी वहां पे भेज दिया श्रीलंका में, ताकि जो शांति है वो स्टैब्लिश करी जा सके। 1989 में इवन आईपीकेएफ भी यहाँ से गई। आईपीकेएफ क्या है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी यहाँ से गई, जिसने श्रीलंका में से निकाल डाला जितने भी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स थे, मतलब इसलिए वो गई थी वहां पे, इसलिए वो गई थी बट निकाल नहीं पाई, बिना ऑब्जेक्टिव अटेन किए वापस आना पड़ गया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने भी, जैसे नॉर्वे हो गई, आइसलैंड हो गई, इन सब ने भी बहुत कोशिश करी कि यहाँ पे नेगोशिएशंस करवाई जा सके, बट कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फाइनली एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, जब लिट्टे को वैंक्विश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है 2009 में। याद रखना ये डेट, लिट्टे कब वैंक्विश हुआ, 2009 में। डिस्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी श्रीलंका जो है वो रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे देखता है, और अच्छा हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमने किस किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, इन इन चार मेन कंट्रीज के बारे में पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कोऑपरेशन कैसे होता है इस पे। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली हमें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉर्डर के इशू को लेकर, ठीक है, कश्मीर के इशू को लेकर। और ये जो वॉर है ये 47 से 48 के बीच में चलती है। इसके बाद एक और वॉर होती है 1965 में, और ये मैटर जो है वो सेटल नहीं हो पाता है। 1971 में फिर से इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है बांग्लादेश के इशू को लेकर, और 1971 में इंडिया बहुत अच्छी तरीके से जीत जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा देता है। ठीक है, बट कश्मीर का इशू आज भी अनसेटल्ड है। इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ, वो स्ट्रैटेजिक इशूज पे रहा है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, और और इस बात पे भी हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि जो श्रीलंका है, सॉरी जो पाकिस्तान है, वो क्या करता है, वो आर्म्स को एक्वायर करने से मना नहीं करता है, और वो बिल्कुल भी ऐसी मिलिटेंट एक्टिविटीज को रोकता नहीं है, हमेशा उनको प्रमोट करता है। 1998 में एक और, अब 1998 में इंडिया क्या करता है, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, कहाँ पे, पोखरण में करता है। सेकेंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था ये। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहाँ पे हुआ था, हमारा लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था ये क्वेश्चन आपसे। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था, 1974 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये बताओ, मई 1974 में हुआ था, ये भी पोखरण में हुआ था। उस टाइम पीरियड में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और इसका सीक्रेट नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में होता है, और इस टाइम पीरियड में अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके टाइम पीरियड में होता है, और ये भी पोखरण में ही होता है। इसका सीक्रेट नेम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। याद रहेगा भाई, इसका सीक्रेट नेम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, फिर ये वो सोचता है कि भाई इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा है तो हम भी करेंगे, तो थोड़े दिन बाद ये भी खुद से यहाँ पे क्या करता है, अपनी छगल हिल्स में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कर देता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से ही प्रॉब्लम बनी रही है, और वाटर शेयरिंग को लेकर भी ये रिवर जो है वो बनी रही है, इंडस वाटर को लेकर। हालांकि इसके लिए हमने एक ट्रीटी भी कर ली थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जो बहुत ज्यादा पीसफुल मानी जाती है, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। दो कंट्रीज जो है, ये दोनों की दोनों कंट्रीज एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रही हैं डिमार्केशन को लेकर। सरक्रीक लाइन जो है वो रन ऑफ कच्छ में, मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ लोकेटेड है, और यहाँ पे सरक्रीक लाइन है, तो यहाँ से भी बॉर्डर का डिस्प्यूट जो है वो भी हमारे बीच में बना रहता है। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, अभी पाकिस्तान से जिससे ज्यादा दुश्मनी उसके बारे में बात करी। अब हम किसके बारे में बात करें, अब हम बाकी ये नेबर्स के बारे में बात करेंगे कि उनसे हमारे रिलेशन कैसे हैं, किसके साथ हमारी नहीं बनती, किसके साथ हमारी अच्छी खासी बन जाती है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो डिफरेंसेस है काफी सारे इश्यूज को लेकर, जैसे वाटर को लेकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर है उसको लेकर भी डिस्प्यूट है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अनहैप्पी है कि बांग्लादेश जो है ना वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। इसकी वजह से हमारे रीजन में प्रॉब्लम हो जाती है, पॉपुलेशन इनकी बहुत ज्यादा वहाँ पे आ जाती है, और हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। ये बहुत ज्यादा एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है। बांग्लादेश जो है ना वो इंडियन ट्रूप्स को मूव नहीं करने देता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरह। और जो हमारी जो नेचुरल गैस है वो इंडिया एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा होता है बाहर की तरफ। देखो भाई, 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जिससे इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। उसके अलावा बांग्लादेश से होकर ही जाया जा सकता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ। तो जो बांग्लादेश है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेपाल और इंडिया जो है वो बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। दोनों के बीच में एक ट्रीटी भी हो रखी है बिटवीन टू कंट्रीज टू ट्रैवल एंड
वर्क इन अदर कंट्रीज विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट, कि वीजा और पासपोर्ट के बिना भी यहाँ पे साथ में मिलकर हम काम करते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को नेपाल जाना है तो उसको पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं है, वो इजीली जाकर ट्रैवल कर सकता है। एरियाज एरिया सच एज ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन भी हमारे बीच में बहुत बना रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस टू, बट हमारे बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। इंडिया हैज स्टॉप्ड इंटरफेयरिंग, इंडिया ने क्या किया है, अब इंडिया ने इंटरनल और एथनिक अफेयर्स में श्रीलंका के बिल्कुल रोक दिया है, बिल्कुल भी इंटरवीन करना 1987 के बाद से ही। उस टाइम पीरियड में जब राजीव गांधी गए थे वहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो उनको भी वहाँ पे ही मार दिया जाता है। तो उसके बाद से इंडिया ज़्यादा इंटरफेयर करता नहीं है वहाँ के मामलों में। बोथ द कंट्रीज शेयर अ साउंड रिलेशनशिप, आज के टाइम पीरियड में दोनों के बीच में ही ठीक-ठाक से रिलेशनशिप चल रही है। दोनों ने ही फ्री ट्रेड एरिया को साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है। इंडिया सपोर्ट करता है श्रीलंका को एट द टाइम ऑफ सुनामी, जब वहाँ सुनामी आई थी तब भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। इंडिया जो है वो एंजॉय करता है एक अच्छी रिलेशनशिप भूटान के साथ भी। द एफर्ट्स मेड बाय द भूटानीज मुनार्क, जो यहाँ के मुनार्क हैं, जो इन्होंने यहाँ पे एफर्ट्स किए कि गुरिल्लास को, मिलिटेंट्स को भगा दिया जाए इनकी कंट्री से, वो इंडिया के लिए बड़े ही हेल्पफुल रहे। इससे क्या हुआ, हमें हेल्प मिल पाई बहुत ज़्यादा। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन भी अच्छे हैं और इंडिया ने मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है मालदीव्स को 1969 में, व्हेन अ मर्सनरी तमिल सोल्जर फ्रॉम श्रीलंका अटैक मालदीव्स, जब उसने अटैक किया था वहां पे जाके, तब भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। नेपाल एंड भूटान एज वेल एज बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें तो इनके भी आपस में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, बट कोऑपरेशन भी हम बना के रखते हैं। नेपालीज इनटू भूटानीज, भूटान एंड द रोहिंग्याज इनटू म्यांमार एंड रिस्पेक्टिवली, मतलब एक दूसरे के यहाँ ये लोग जो जाते रहते हैं ना इलीगली, उस बात को लेकर हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती रहती है। बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक है। नेपाल और भूटान जो है दोनों की अगर हम बात करें, एज वेल एज बांग्लादेश और म्यांमार की भी बात करें, तो दोनों के बीच में ही डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं इन द पास्ट। किस चीज को लेकर, माइग्रेशन को लेकर, एथनिक नेपालीज के इनटू भूटान एंड द रोहिंग्याज इनटू म्यांमार रिस्पेक्टिवली। बांग्लादेश और नेपाल जो है इनके बीच में भी डिफरेंसेस है हिमालयन रिवर वाटर को लेकर, बट फिर भी हम यहाँ पे कोऑपरेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। कोऑपरेशन किस चीज के जरिए स्टैब्लिश किया जाता है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। देखो, पीस और कोऑपरेशन जो है वो सार्क के जरिए स्टैब्लिश करते हैं। जब भी मैं सार्क की बात कर रही हूँ तो यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, यू मस्ट नो द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ सार्क। तो ये जो चीजें एंड द मेंबर कंट्रीज आल्सो, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, सार्क कब एस्टैब्लिश होता है, 1985 में एस्टैब्लिश होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद आएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो है, देखो सार्क है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, साफ्टा आ जाता है, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है, इसे एस्टैब्लिश करने की हम ना नेटो को कॉपी करके, जैसे नेटो ने नाफ्टा एस्टैब्लिश किया था, वैसे हम यहाँ पे साफ्टा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फ्री ट्रेड जोन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं साउथ एशियन रीजन के लिए। हालांकि एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो जाता है कुछ कारणों की वजह से। साफ्टा जो है वो इंडिया ने साइन किया था 2006 में, और 1 जनवरी 2006 से ये इफेक्ट में भी है। और इससे इसका एम क्या है कि जितने भी ट्रेड टैरिफ्स हैं उनको कम से कम किया जा सके। बट हालांकि हमारे कुछ पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि इंडिया साफ्टा के जरिए उनकी मार्केट्स में इन्वेड करना चाहता है, और इससे क्या होगा, इससे उनका जो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है उनकी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऑल्दो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के और वायलेंस के तो रही है, बट बहुत सारे एरिया में हमने एफर्ट भी किया है इन टेंशंस को कम करने का और पीस इस्टेब्लिश करने का। चाइना और यूएस भी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। सिनो इंडियन रिलेशनशिप्स जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हुई हैं सिग्निफिकेंटली लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर। बट चाइना की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ग्रो हो रही है ना पाकिस्तान के साथ, वो एक बहुत बड़ा इरिटेंट हमारे लिए रहती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज रहती है। यूएस के रिलेशन जो है इंडिया और पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें, सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड इंक्रीजिंगली वर्क्स एज अ मॉडरेटर इन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन, दोनों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में मॉडरेटर की तरह ये जो काम है वो करते हुए आ रहे। इसके अलावा ये चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो एंड होता है। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो और देख लो एक और बारी, ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और 50 एमसीक्यूज भी मैंने बनाए हुए हैं पॉल साइंस के इंपॉर्टेंट, तो उसको उस वीडियो को भी जाके कवर कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ ना भाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए करवा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ, तो एटलीस्ट वैल्यू करो इन चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और ज़्यादा आपके लिए लेकर आऊँ। मेरा बस एक ही गोल है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए, आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है सीयूटी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।